हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे सेट वाइज। तो दोस्तों, अभी हम लोग 2019 के सारे पेपर कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके एसआई की और आरपीएफ कांस्टेबल की स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को जो बेसिक पेपर पैटर्न है उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जो इसका पेपर पैटर्न है आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं और उन्हें कवर कर रहे हैं व्याख्या सहित। तो दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ इसे पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इसको साथ साथ अच्छे से एनालाइज भी करते चलिए कि कौन से टॉपिक से हर सेट में क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। और साथ ही दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर हम कवर करते हैं तो उस क्वेश्चन की जो व्याख्या होती है उससे हमारे 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे जो फैक्ट होते हैं वो कवर हो जाते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम्स में वो फैक्ट सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसकी व्याख्या को अच्छे से दोस्तों पढ़ा करिए और उनके जो की पॉइंट्स हैं चाहे तो आप लोग नोट कर लिए, चाहे तो उसको बार बार रिवाइज कर लें। तो वीडियो दोस्तों एंड तक देखा करिए ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते रहें और अच्छे से क्वेश्चंस तैयार होते रहें। उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग एसआई का सेट कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई और 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग सीधे सीधे कितने क्वेश्चंस कवर हो गए आप लोगों के कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कई बार इसका पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। और यह केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा यानी कि नोट जारी करता है। इसके अलावा यह बैंकों की साख का नियंत्रण करता है और देश के वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने का कार्य भी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा रामलीला। जम्मू कश्मीर का है दोस्तों भांड पाथेर, राजस्थान का है स्वांग, उत्तर प्रदेश का है रामलीला और पश्चिम बंगाल का है जात्रा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा आभामंडल। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। इसकी वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के वातावरण की बाह्यतम परत कोरोना या आभामंडल कहलाती है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ती है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी खेल सिलाम्बम का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में। सिलाम्बम एक मार्शल आर्ट है जिसमें हथियारों के उपयोग की अनुमति होती है। यह तमिलनाडु राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। सिलाम्बम नाम तमिल भाषा के शब्द सिलम जिसका अर्थ हिल होता है और बाम जिसका अर्थ बांस से लिया गया है। सिलाम्बम मार्शल आर्ट शैली का उल्लेख प्राचीन तमिल संगम साहित्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों से सदस्यों और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोस्तों निर्वाचित सदस्य से तात्पर्य यह है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझिएगा कि संसद के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य जितने भी होते हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा। दोस्तों हर सेट में संसद से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो आपको संसद को अच्छे से कवर करना है, संसद प्लस राष्ट्रपति, क्योंकि संसद के 3 भाग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और इन तीनों को ही आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके एक एक फैक्ट कवर करने हैं, क्योंकि हर सेट में आप लोग खुद एनालाइज कर पाएंगे। हर सेट में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से क्वेश्चन 1-1, 2-2, 3-3 पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। छोटे उद्योगों के लिए सिडबी के मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेस। भारत में लघु एवं मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए छोटे उद्योगों हेतु सिडबी के मेक इन इंडिया फॉर लोन फॉर एंटरप्राइजेस का गठन किया गया है। सिडबी के योजना का यानी कि स्माइल योजना का उद्देश्य भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को इस अभियान में भाग लेने में मदद करना है। यह योजना उद्योगों को अर्थ इक्विटी की प्रकृति में आसान ऋण प्रदान करती है। यह मौजूदा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए भी ऋण प्रदान करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रो इंजेक्शन। सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी कि माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र के अंदर अंतःक्षेपित किया जाता है। इस कार्य के लिए कांच की सूक्ष्म विवेट या नली जिसका व्यास 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज। डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है और यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो जल में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले रिंग विश्व के किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 इंटरलॉकिंग छल्ले होते हैं जिनमें से प्रत्येक का रंग अलग अलग होता है। ये छल्ले 5 अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि नीला यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है, पीला एशिया का, काला अफ्रीका का, हरा ऑस्ट्रेलिया का और लाल अमेरिका का। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयनीकरण तापीय धारिता। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रवृत्ति को आयनन एंथैल्पी या आयनीकरण तापीय धारिता कहा जाता है। आयनन एंथैल्पी को सामान्यतः किलोजूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 2008 में। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों में प्रबंधन का आधुनिकीकरण, भूमि विवादों के दायरे को कम करने और भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और देश में अचल संपत्तियों के लिए गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉर्मुज संधि। हॉर्मुज संधि दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और बाब अल मंदेब जल संधि ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को
और मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 2 सदन है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद के 2 सदन हैं दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन या द्वितीय सदन, यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा निचला सदन यानी कि प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन, जो समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी वृत्त। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी यानी कि ओडिशा से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है उत्कल तट, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच ओडिशा में। और दूसरा है उत्तरी सरकार तट, महानदी से कृष्णा नदी के बीच में ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में। और तीसरा है कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में दोस्तों, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डोमिंगो पेस। कृष्णदेव राय का दोस्तों शासनकाल 1509 से 1529 यानी कि 20 सालों तक का था। तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इनको आंध्र भोज कहा जाता है और इसका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस तथा बारबोसा आए थे। डोमिंगो पेस ने कृष्णदेव राय को एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोले गए थे? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग संबंधी ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनॉट रेखा के मध्य की सीमा रेखा है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी। और दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। और फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगिनॉट रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, रंगीत नदी। तीस्ता नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य में कांगसी ग्लेशियर के पास चारामू झील से होता है। यह भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लगभग लंबाई 315 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ दिक्षु, रंगपुर, लाचुंग, रानीखोला, रंगझाप छू, रंगित और रिंगयोंग छू है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेलने के मैदान यानी क्रीड़ा स्थल को कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, फील्ड। दोस्तों हॉकी के मैदान को फील्ड बोलते हैं, एथलेटिक्स के खेलने के स्थान को ट्रैक बोलते हैं, बैडमिंटन के स्थान को कोर्ट बोलते हैं और बॉक्सिंग जहाँ पे खेली जाती है उसे रिंग बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई? तो इसकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जॉन मथाई। प्राक्कलन समिति सभी संसदीय समितियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसमें से 30 सदस्य होते हैं जिसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1950 में जॉन मथाई की अनुशंसा पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं।
सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम है। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत के दार्शनिक व्याख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्यमान मुक्त पथ। एक अणु द्वारा बिना टकराए जितनी औसत दूरी तय कर सकता है उसे मध्यमान मुक्त पथ कहते हैं। गैसों की अणु ठोस एवं द्रव्यों की अपेक्षा अधिक मुक्त रूप से सक्रिय होते हैं और गति करते हैं तथा बिना टकराए लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंकाल की मांसपेशियों को और क्या कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, रेखित मांसपेशियां। कंकाल की मांसपेशियां शरीर के कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें घाटियां दिखती हैं, इसीलिए इन्हें रेखित मांसपेशी कहा जाता है। इनकी गतिविधियां तंत्रिका तंत्र के स्वैच्छिक नियंत्रण में होती हैं, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था और इसकी खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटगोबरी जिले में स्थित है। दोस्तों आज के सेट में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।